हेलो एवरीवन। अब हम देखते हैं एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। अब ये एडिशनल ड्यूटी जो है, इसका जो पर्पस है वो पुराना हो गया है, अभी भी एप्लीकेबल है बट ओनली फॉर फ्यू गुड्स। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल ओवरऑल टू एवरी गुड्स बट ओनली फॉर फ्यू गुड्स। तो चलो ये पहेलियां बुझाना मैं बंद करता हूं। लेट्स कम टू द लॉजिक। लॉजिक इसका ये है कि पुराने जमाने में इंडिया में जब कोई गुड्स बनता था, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तो उस पे लगता था एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। और जब इंडिया में सेल होता था तो उस पे लगता था वैट, यानी सेल्स टैक्स यू कैन से। तो जब यही सेम गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होते थे, इंपोर्टेड इनटू इंडिया, तो जो भी वैल्यू पे गुड्स इंपोर्ट होता था उस पे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो है वो तो लगती थी। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, दैट इज द बेसिक यानी कि नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी जिसको हम कहते हैं, जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट में लगता है। शेड्यूल 1 में उसके रेट्स होते हैं कस्टम्स टैरिफ एक्ट के शेड्यूल 1 में। तो वो बेसिक कस्टम ड्यूटी वो तो लग गया। लेकिन अब इंडिया में अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ तो उस पर एक्साइज लगा और वैट लगा, लेकिन इंपोर्टेड गुड्स पे तो एक्साइज और वैट नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था ये, और क्योंकि इन गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के बाहर है, इसलिए उस पर एक्साइज ड्यूटी अंडर द एक्साइज एक्ट नहीं लग सकता था। सिमिलरली सेल्स टैक्स एक्ट्स जो थे, वैल्यू-एडेड टैक्स के जो एक्ट्स है स्टेट्स के, ये स्टेट्स में आते हैं, इनमें भी ऐसे लिखा है कि सप्लाई या सेल शुड बी इन इंडिया, तो लगता था। लेकिन यहां से सप्लाई इंडिया के बाहर से हुआ है तो उस पर भी वैट नहीं लग सकता था। तो इन दोनों को लगाना है अगर यहां काउंटरवेल करना है। काउंटरवेल का मतलब क्या होता है कि यहां लगा और इस पे नहीं लगा, तो जो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो बेचारे नाराज हो जाएंगे, एंग्री हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे कि हम इंडिया में बने तो हमारे ऊपर इतना ड्यूटी लग गया, और वो इंपोर्ट होके आया उस पर ये ड्यूटी तो नहीं लगा। तो इसका मतलब इंपोर्ट सस्ते में बिक सकता है। ड्यूटी का पैरामीटर जो सेम होना चाहिए ना, कि यहां लगा तो वहां भी लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो तुम दुखी मत हो, जो एक्साइज ड्यूटी यहां लगता है ऑन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया वो हम यहां भी लगा देंगे, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर भी लगा देंगे। तो उसका नाम दिया, उसका सेक्शन है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, और उसका नाम है एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। ये टेक्निकल नेम है, उसका शॉर्ट फॉर्म है सीवीडी ऑफ एक्साइज। तो एक्साइज का सीवीडी, सीवीडी यानी काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सीवीडी काउंटरवेल करना। काउंटरवेल यानी जो यहां लग रहा है उसको यहां भी लगा दो, सिंपल काउंटरवेल करो। तो ये एक लगता था। फिर सिमिलरली वैट जो यहां लगता है उसको काउंटरवेल करने के लिए यहां पे एक ड्यूटी लगता था सेक्शन 3(5) के अंदर लगता था, मैं बोल रहा हूं लगता है, अभी भी लगता है, सेक्शन 3(5) ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर, और इसका नाम है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। शॉर्ट में बोला जाए तो सैड, इसको सैड बोलते थे, सैड, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, सैड, और इसका मतलब है सीवीडी ऑफ वैट। ये उसका लॉजिक था। अब क्या हुआ है कि क्योंकि एक्साइज ड्यूटी भी गया, जीएसटी आ गया और वैट भी गया, ये दोनों लॉ तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ गुड्स अभी भी है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गए, उसमें अभी भी एक्साइज और वैट लगता है, बिकॉज जीएसटी में वो कॉन्वर्ज नहीं हुए हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहल, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है फिलहाल, तो वो अभी भी एक्साइज और वैट के अंदर कवर है। तो ऐसे जो गुड्स है जिसपे अभी भी एक्साइज और वैट लगता है लोकल इंडस्ट्री में, उन पे ये दोनों ड्यूटी लगती रहेगी आगे भी। तो इसलिए ये अभी भी जिंदा है, क्योंकि यहां भी ये जिंदा है तो ये भी जिंदा है फॉर फ्यू गुड्स, फॉर फ्यू गुड्स। लेकिन क्योंकि वो बहुत कम है, 2-4 गुड्स है, इसलिए बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी इसको। अब क्या आ गया है जीएसटी,
लोकल गुड्स के ऊपर अब जीएसटी लगता है ना। तो जीएसटी जो लगा लोकल गुड्स के ऊपर, तो जो इंपोर्ट होके आए उस पर भी लगाएंगे क्या अपन? यस। तो इसको भी काउंटरवेल करने के लिए नया सेक्शन आया है 37 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, जिसके अंदर हम लगाएंगे इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा, इसका मतलब है सीवीडी ऑफ जीएसटी। तो इंडिया में जो जीएसटी लगता है कोई गुड्स के ऊपर, वही गुड्स अगर आप इंपोर्ट करके लाओगे तो उसके ऊपर अपन क्या लगाएंगे? सीवीडी ऑफ जीएसटी। उसका नाम क्या देंगे? इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये वही रेट से लगेगा जिस रेट से इंडिया में जीएसटी लगता है। तो इंडिया में जीएसटी अगर 18% पे है तो वही 18% अपन इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर भी लगा देंगे। अब इसमें वैल्यू क्या लेंगे जिसके ऊपर लगाएंगे वो मैं बाद में बताता हूं आपको। ओके। और एक जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी आया है, स्टेट कॉम्पनसेशन सेस बोलते हैं उसको। वो कोई खास पढ़ने की उसको जरूरत नहीं रहती। तो अगर कोई गुड्स पे ये कॉम्पनसेशन सेस भी लग रहा है इंडिया में, तो उसको भी अपन काउंटरवेल करेंगे। तो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 के अंदर अपन काउंटरवेल उसको भी काउंटरवेल करेंगे, सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 के अंदर। तो मान लो कि सेस यहां 10% है तो यहां भी 10% लगा देंगे। ये जो भी है, जो भी परसेंटेज में लगता हूंगा, तो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर वही गुड्स अगर इंपोर्ट होता है तो उसके ऊपर अपन उसको भी चार्ज करेंगे। आए समझ में? तो ये 4 चीजों का काउंटरवेलिंग होता है। एक्साइज और वैट पुराने जमाने से चलता आ रहा है। जीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ये 2 नए आए हैं जीएसटी रेजीम आने के बाद। गॉट इट? तो चलो लॉजिक समझ में आया इसका। काउंटरवेल, तो इसको काउंटरवेल कहते हैं, काउंटरवेल करना। जो इंडियन गुड्स पे लगता है उसको इंपोर्टेड गुड्स पे भी लगा देना। लेकिन यहां जो ये अपन काउंटरवेलिंग करेंगे फिलहाल ये जीएसटी ऑन गुड्स वाले को करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि कस्टम्स एक्ट में लगा रहे अपन, तो कस्टम्स एक्ट में सिर्फ गुड्स कवर्ड होते हैं। तो जीएसटी ऑन गुड्स जो है वो यहां काउंटरवेल होगा। सिमिलरली जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ऑन गुड्स जो रहेगा ये यहां काउंटरवेल होगा। एज फार एज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज कंसर्न, वो सीधा जीएसटी एक्ट में ही चार्ज होता है, ये एग्जेम्प्ट होता है, जो भी है वो वहां देखेंगे अपन। इट इज गवर्न बाय जीएसटी लॉ एंड नॉट गवर्न बाय कस्टम्स लॉ। लेकिन गुड्स वाला जो मैटर है, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम्स एक्ट में कवर होता है, इसलिए यहां पर उसको चार्ज करते हैं। अपन डायरेक्टली जीएसटी एक्ट के अंदर इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टम्स में कवर होता है। इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज गवर्न्ड बाय कस्टम्स एक्ट। तो इसके लिए उसको इस लॉ में सेक्शन 37 और 39 बनाकर वही ड्यूटी चार्ज की गई है। अंडरस्टूड? वेरी गुड। चलो तो देखते हैं। अब देखो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा चीज तो पढ़ने की नहीं है। तो पहला अपन देखेंगे एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, दैट इज सीवीडी ऑफ एक्साइज। लिख दो ऊपर में सीवीडी ऑफ एक्साइज। तो उसमें लिखा है इट इज इम्पोज ओनली ऑन गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया एंड इंपोर्टेड इनटू इंडिया। इट इज एन एडिशन टू बेसिक कस्टम ड्यूटी। रेट जो है वो होता है इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी फॉर द टाइम बीइंग लेविएबल ऑन द लाइक आर्टिकल इफ प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यानी यही गुड्स जब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो तो जो एक्साइज ड्यूटी लगता था उसको अपन काउंटरवेल करते थे। एंड सिमिलर इज फॉर जीएसटी नाउ। तो ये अब सब जो पॉइंट्स है ये कोई सेंस के नहीं, अगर वो नहीं बनता या डिफरेंट रेट से है तो फिर हाईएस्ट रेट लगाओ। एल्कोहलिक लिकर के लिए था, एल्कोहलिक लिकर ये पॉइंट काम का है क्योंकि ये अभी भी लगेगा, बिकॉज एल्कोहलिक लिकर इज नॉट गवर्न बाई जीएसटी, इट इज गवर्न बाई एक्साइज एक्ट। तो उसके लिए पॉइंट है। देखो अब पॉइंट क्या है कि स्टेट एक्साइज लगता है। एल्कोहलिक प्रोडक्ट पे सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता था, उस पे स्टेट एक्साइज लगता था। एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर था एक्साइज ड्यूटी लगाने का, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं था। तो यहां सेंट्रल एक्साइज एक्ट नहीं था, स्टेट एक्साइज एक्ट लगते थे और आज भी लग रहे हैं। तो इसलिए जब ये गुड्स इंपोर्ट होंगे, जब अल्कोहल दारू इंपोर्ट होगा तो दारू की इंपोर्टेशन पे कौन सा रेट लोगे आप? क्योंकि सेंट्रल रेट तो है ही नहीं, तो स्टेट के रेट्स लेने पड़ेंगे। तो वही यहां पे दिया है कि इन केस ऑफ अल्कोहलिक लिकर
imported into India, the central government may specify the rate of additional duty having regard to the excise duty rates in different states. तो स्टेट्स में क्या क्या एक्साइज ड्यूटी रेट्स है उसको कंसिडर करके सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ रेट प्रिस्क्राइब करेगा. और इफ लाइक एल्कोहलिक लिकर इज नॉट प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन एनी स्टेट, जैसे गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग अलाउड नहीं है, देन हैविंग रिगार्ड टू एक्साइज ड्यूटी रेट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी दूसरे स्टेट का रेट लेकर फिर वहां पे लगाएंगे. फिर उसका वैल्यूएशन क्या लेना था, तो वैल्यूएशन वाज ट्रांजैक्शन वैल्यू. जिस प्राइस पे गुड्स इंपोर्ट होते हैं उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कहते हैं. ये वैल्यूएशन का पूरा चैप्टर बाद में पढ़ेंगे. फिर उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को जोड़ देना था, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा इसके ऊपर लगेगा रेट. तो वो एक छोटा सा पॉइंट है. फिर दूसरा पॉइंट है कि एक्साइज ड्यूटी चार्जेबल ऑन MRP बेसिस है. जो बी पॉइंट है ना उसको कट कर दो, ये अभी आपके कोई काम का नहीं है. तो ऐसा था वो, लास्ट पॉइंट भी कोई काम का नहीं है. फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स यानी CVD ऑफ वैट, ये भी मैंने आपको समझाया. तो लोकल अपने इंडिया में जो वैट लगता था उसको काउंटरवेल करने के लिए यहां भी लगाते थे अपन, और ये फिक्स्ड रेट से लगाते थे 4% पे, 4% पे लगता था. अभी भी लगेगा ऑन दैट फ्यू गुड्स. देखो यहां दिया है 4%. तो और उसके वो भी दिया है रेट ऑफ ड्यूटी 4% ऑन द फॉलोइंग गुड्स. देखो पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट एंड कॉमन पेट्रोल नोन एज पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये अभी भी वैट में कवर्ड है, इस पे GST एप्लीकेबल नहीं हुआ है. तो इसलिए ये चीजें जब इंपोर्ट होंगी तो उस पर अपन चार्ज करेंगे CVD ऑफ एक्साइज भी और CVD ऑफ वैट भी. और फिर वही नोट नीचे दिया है कि ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ GST द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ दीज इज वेरी लिमिटेड. GST is levied on all supplies of goods and services except supplies of alcoholic liquor for human consumption. However, GST on supply of petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit वगैरह वगैरह, aviation turbine fuel वगैरह shall be levied with effect from such date as may be notified by the government. इस पे GST लगाने का पावर है लेकिन अभी नोटिफाई नहीं हुए. ये गवर्नमेंट ने बोला है कि जब हम सोचेंगे आगे और फिर नोटिफाई करेंगे, तब तक के लिए एक्साइज और वैट लगते रहेगा. तो जब लोकल पे एक्साइज और वैट लगते रहेगा तो इंपोर्ट पे काउंटरवेल भी होते रहेगा. फिर उसके बाद में आता है इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि CVD ऑफ IGST. अभी आप सबको मालूम है कि काउंटरवेलिंग हमको करना है, तो जैसे एक्साइज वगैरह का काउंटरवेलिंग किया अपन ने, वैसे ही अभी GST आ गया है. तो जो GST लोकल मार्केट में लगता है उसको भी हम काउंटरवेल करेंगे, है ना. तो उसके लिए लगता है इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स. तो देखो उसमें क्या लिखा है, आर्टिकल विच इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल इन एडिशन बी लायबल टू इंटीग्रेटेड टैक्स एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 40%. क्योंकि जो लोकल IGST रेट है वो भी मैक्सिमम 40% हो सकता है. तो बेसिकली ये जो लगता है इंटीग्रेटेड टैक्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू the rate of IGST in India. यानी वही गुड्स अगर इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे इंटर स्टेट में, तो उस पे जो IGST लगता है वही सेम रेट से अपन इंटीग्रेटेड टैक्स लगाएंगे. ओके. तो लिखा लेविएबल अंडर सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट ऑफ 2017 ऑन अ लाइक आर्टिकल ऑन इट्स सप्लाई इन इंडिया. यानी लाइक आर्टिकल अगर इंडिया में सप्लाई हो तो जो रेट से लगेगा IGST, वही रेट से अपन इंटीग्रेटेड टैक्स लगाएंगे ऑन इंपोर्टेड आर्टिकल. ऑन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल एज डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 8 और 8A, तो उसका वैल्यूएशन कस्टम्स में ही होगा. तो उसका ये दिया है जो नीचे में दिया है, देखो वैल्यूएशन. तो ये अभी मैं बताऊंगा आपको कि वैल्यू कैसे निकालना. तो वैल्यू कस्टम्स के हिसाब से लेंगे, लेकिन जो रेट है वो IGST के हिसाब से लेंगे. ओके. तो वैल्यू फिर कैसे निकालना, देखो वैल्यू फॉर द लेवी ऑफ IGST.
यानी इंटीग्रेटेड टैक्स। एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल डिटरमिन अंडर सेक्शन 14(1) यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो कस्टम्स में अपन निकालते हैं। ये कैसे निकालना है ये आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। और टैरिफ वैल्यू फिक्स्ड अंडर 14(2). टैरिफ वैल्यू क्या होता है कस्टम्स में कि वैल्यू गवर्नमेंट फिक्स कर देता है। जैसे गवर्नमेंट कहेगा कि ये पेन का वैल्यू 40 रुपए लिया जाएगा, तो फिर मैं 24 में इंपोर्ट करूं या 48 में करूं, मेरे को 40 रुपए ही वैल्यू लेना है और उस पर टैक्स पे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वैल्यू फिक्स कर दिया है कि ये पेन का इंपोर्ट वैल्यू 40 रुपए माना जाएगा, तो इंपोर्ट ड्यूटी उसी पे लगेगी, तो उसको कहते हैं टैरिफ वैल्यू। अपना इंपोर्ट प्राइस फिर अपन नहीं देखते। और ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है 14(1) इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द एक्चुअल इंपोर्ट प्राइस, जो प्राइस पे हमने इंपोर्ट किया वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहां गवर्नमेंट टैरिफ वैल्यू फिक्स करता है, तो फिर अपने को टैरिफ वैल्यू लेना पड़ेगा। तो वो जो भी मेथड अपने को लेना है वो अपन लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गुड्स। एंड उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम्स chargeable under section 12 of the Customs Act 1962 and any sum chargeable on that article under any law for the time being in force as an addition to and in the same manner as duty of customs. तो अंडर सेक्शन 12 बोले तो बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उसको भी ऐड करो, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू लो, उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को ऐड कर दो। और उसके अलावा अगर कोई भी ड्यूटी लगती है कोई भी दूसरे लॉ में, तो उनको भी ऐड करना है। तो वो जो दूसरी ड्यूटीज है वो बहुत सारी तो हम अभी पढ़ने ही वाले हैं, जैसे कि सब्सिडाइज्ड, ये सब आगे बहुत सारी ड्यूटी आने वाली है, एक एक करके हम जो देखेंगे वो सबको ऐड करना है पहले, और वो सबको ऐड करके उसके ऊपर फिर हमको लगाना है इंटीग्रेटेड टैक्स। बाकी सब कस्टम ड्यूटी जो भी कस्टम ड्यूटी के अंदर लगती है, तो इट कैन बी अंडर कस्टम्स टैरिफ एक्ट और इट कैन बी अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अगर कस्टम ड्यूटी लगती है तो सबको ऐड करो और ऐड करके जो टोटल आएगा उस पे लगाओ इंटीग्रेटेड टैक्स। कैसे तो अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, विल सॉल्व क्वेश्चंस। बट डज नॉट इंक्लूड इंटीग्रेटेड टैक्स इटसेल्फ referred to under subsection 7 of the GST under subsection और GST compensation cess referred to under 9। तो ये दो है यहाँ पर, एक तो ये आईटी है इंटीग्रेटेड टैक्स और दूसरा है कॉम्पनसेशन सेस, वो भी जीएसटी में ही लगता है, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे भी लगाते हैं अपन, ये करने के लिए काउंटरवेल करने के लिए। तो वो दोनों बस ऐड मत करो, बाकी जितने भी कस्टम ड्यूटी है सबको ऐड कर दो एक्सेप्ट दीज टू। ओके, देन वैल्यू वेयर द गुड्स डिपॉजिटेड इन अ वेयरहाउस, वेयरहाउसिंग अगर करवाया है आपने गुड्स का, यानी जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं दो तरह के, एक इंपोर्टेड गुड्स जो अपन ड्यूटी भर के रिमूव कर लेते हैं होम कंजम्पशन के लिए, और एक होते हैं जिसको पहले अपन वेयरहाउस में रखते हैं और फिर वेयरहाउस के बाद में कभी तो भी हम वहां से रिमूव करते हैं, 4-6 महीने 1 साल में वहां से रिमूव करेंगे। तो अगर मैं खुद रिमूव कर रहा हूं तो वैल्यू ये सेम रहेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह ऐड करके निकाल देंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस ऑल कस्टम्स ड्यूटीज। ठीक है, so this basically means transaction value plus all customs duties, जितने भी है सबको ऐड कर दो। लेकिन वेयरहाउसिंग में क्या होता है कि वेयरहाउस में रखने के बाद मैं आगे चल के वहां से रिमूव कर रहा हूं, तो वैल्यूएशन सेम रहेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स प्लस ऑल कस्टम्स ड्यूटीज। मगर वहां पर क्या होता है कि मैं वेयरहाउस में से गुड्स को बेच भी सकता हूं, आई कैन सेल ऑफ द गुड्स। अगर मैं गुड्स बेच देता हूं तो मेरे को तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगता, मैंने तो बेच दिया। अब जो आदमी बायर है वो वहां से जब वो गुड्स को रिमूव करेगा तब उसको कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा। मैंने तो रिमूव किया ही नहीं, मैंने तो वेयरहाउस के अंदर उसको बेच दिया, तो मेरे को कोई ड्यूटी नहीं लगता। लेकिन जो बायर है वो जब वेयरहाउस से रिमूव करेगा तो उसको कस्टम ड्यूटी लगेगी, है ना। तो सवाल ये पैदा हुआ कि व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर हिम, उसके लिए वैल्यू क्या लेंगे। मान लो कि मैंने तो गुड्स इंपोर्ट किए थे 5 लाख में, फिर मैंने उसको बेच दिया 7 लाख में,
तो अब उसके लिए जो बायर है उसके लिए वैल्यू क्या माना जाएगा जब वो आगे चल के उसको वेयरहाउस से रिमूव करेगा। 5 लाख जो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू था इंपोर्ट का वो, या उसने जो मेरे से परचेज किया 7 लाख में वो। बायर जब आगे चल के रिमूव करेगा और उसको कस्टम ड्यूटी भरनी है, लिंक समझ में आ रहा है ना? जब उसको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी तो उसको वैल्यू क्या लिया जाएगा? तो देखो उसमें क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ सच गुड्स। अच्छा पहले हेडिंग पढ़ लो। वैल्यू वेयर द गुड्स डिपॉजिटेड इन अ वेयरहाउस अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। ये भी पूरा एक चैप्टर अपने को बाद में देखना है वेयरहाउसिंग का। एंड सोल्ड टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और एक्सपोर्ट, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और एक्सपोर्ट, यानी रिमूवल के पहले या एक्सपोर्ट के पहले उसको मैंने बेच दिया। तो क्या कहता है देखो, द वैल्यू ऑफ सच गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटीग्रेटेड टैक्स शैल बी वेयर द होल ऑफ द गुड्स इज सोल्ड, यानी जितना गुड्स आया था, एक कंसाइनमेंट आया था 10,000 यूनिट्स का, मैंने पूरा का पूरा बेच दिया, ये सोल्ड। द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 8, यानी ये ऊपर वाला ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस ऑल कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स whichever is higher. So transaction value means when A sold to B. तो A ने जो B को बेचा, तो वो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू था जिसपे A ने B को बेचा, A यानी ओरिजिनल इंपोर्टर, B यानी बायर, तो A ने बायर को जो बेचा वो ट्रांजैक्शन वैल्यू whichever is higher, यानी इस बंदे ने, पहले बंदे ने इंपोर्ट किया था 7 लाख में, हाँ 7 लाख में इंपोर्ट किया था, तो वो 7 लाख प्लस जितने भी कस्टम ड्यूटी लगते हैं वो निकाल लेंगे, या फिर उस बंदे ने दूसरे को बेचा 9 में, तो वो 9 लाख हायर होगा ना, तो 9 लाख ले लेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे, या फिर 9 लाख विच एवर इज हायर। या फिर अगर बेचा कम में, इसने इंपोर्ट किया था 7 लाख में और उसको बेचा 3 लाख में, तो फिर अपन उसका वैल्यू क्या लेंगे 7 लाख। तो ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू, या फिर जिस प्राइस पे उसने दूसरे को बेचा था, दोनों में से विच एवर इज हायर अपने को लेने का है, ठीक है। और वेयर पार्ट ऑफ द गुड्स इज सोल्ड, मान लो मैंने 10,000 यूनिट इंपोर्ट किए, फिर उसको मैं 4,000 यूनिट उसको बेच दिए, देन द प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालेंगे, प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ गुड्स एज डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 8, प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, 4,000 का निकालेंगे। तो मैंने 10,000 इंपोर्ट किए थे 10 लाख में, तो 4,000 कितने में हुए 4 लाख में। और द ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये 4,000 यूनिट जो मैंने उसको बेचा उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज higher, provided that where the whole of the warehouse goods or any part thereof are sold more than once before such clearance for home consumption। अगर एक से ज्यादा बार बिके हैं तो क्या होगा, जैसे A इंपोर्टर था, उसने B को बेचा, फिर B ने C को बेचा, C ने D को बेचा, फिर D जाके क्लियर कर रहा है, तब क्या देखेंगे, the transaction value of the last such transaction shall be the transaction value for the purpose of A or B। आखिरी वाला देखेंगे। देखो सब मैं समझाता हूं, पहले पढ़ लो। फिर और एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयरहाउस गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड, अगर वो नहीं बिका है, the value for the or the proportionate value as the case may be of such goods shall be determined in accordance with provisions of subsection 8। यानी ये ओरिजिनल इंपोर्टर हो गया, तो ओरिजिनल इंपोर्टर के लिए वैल्यू सबसेक्शन 8 के अंदर ही निकालेंगे, दैट इज द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो बचे हुए यूनिट्स उसके पास है उसका निकालेंगे प्रोपोर्शनेट। और फिर एक्सप्लेनेशन में दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन ट्रांजैक्शन वैल्यू in relation to warehouse goods means the amount paid or payable as consideration for the sale of such goods। ओके, तो चलो इसके कुछ डायग्राम्स बना के आपको समझाता हूं कि ये हो क्या रहा है, नहीं तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो ये मिस्टर ए है, ओरिजिनल इंपोर्टर, ठीक है, उसने ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 14(1) ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, यानी जो गुड्स लाया उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाला गया है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। अब देखो अलग अलग सिचुएशन बताता हूं।
if A removes for home consumption, HCN है होम कंजम्पशन, तो वेयरहाउसिंग आया ही नहीं, पहले एग्जांपल सिंपल, पोर्ट से ही सीधा वो रिमूव कर रहा है फॉर होम कंजम्पशन इंडिया के अंदर, तो फिर वैल्यू क्या लिया जाएगा, वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज 10 lakhs प्लस अदर ड्यूटीज, जो भी बाकी ड्यूटीज उसमें आएंगी वो सब ऐड करके उसके ऊपर फिर अपन इंटीग्रेटेड टैक्स लगाएंगे, वैल्यू फॉर चार्जिंग इंटीग्रेटेड टैक्स। ओके, बी, अगर ए warehouses the goods, ठीक है, वेयरहाउस किया, वेयरहाउस के बाद removes it, he removes it further, removes it later, वो खुद रिमूव कर रहा है, तो उसने किसी को बेचा नहीं, वो खुद रिमूव कर रहा है, तो वैल्यू क्या लेंगे, सेम, वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 14(1), ये ऊपर जो 10 लाख था वही प्लस अदर ड्यूटीज, ठीक है। लेंगे नंबर 2, इफ ही सेल्स इट टू बी एंड बी रिमूव्स फॉर होम कंजम्पशन, उसने बी को बेच दिया और बी ने बाद में रिमूव किया होम कंजम्पशन, तो ए जो था वो लिख देते हैं सेल्स टू बी एट 13 lakhs, 13 लाख में ए ने बी को बेचा था, तो अब इस केस में वैल्यू क्या निकालेंगे, वैल्यू विल बी द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो तो 10 लाख था, 2 निकलेगा, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू that is 10 lakhs, और नंबर 2 the price at which A sells to B, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है जिसपे A ने B को बेचा वो है 13 लाख, A to B का सेल प्राइस 13 लाख, विच एवर इज हायर, यानी अपने को लेना पड़ेगा 13 lakhs, फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा अदर ड्यूटीज, फिर इस पे जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी वगैरह आएगा वो मिलाकर फिर टोटल निकालेंगे। ओके, नंबर 2 के ए ने बी को बेचा, अच्छा ये कौन सा हुआ, नंबर 2 हुआ ना, नंबर 3 लेते हैं फिर, ही सेल्स पार्ट टू बी 50% एट 9 lakhs, 9 लाख में बी को बेचा है, तो अब देखो क्या होगा, और 50% बेचा है, अब इसमें 2 पॉइंट्स आएंगे, पहले फॉर बी, ये बी जब आगे रिमूव करेगा तो उसके लिए वैल्यू क्या निकालेंगे, तो उसमें आएगा प्रोपोर्शनेट, यानी 50% ऑफ ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज 10 लाख था तो उसका 5 लाख आ जाएगा, और द सेल प्राइस, तो सेल प्राइस कितना है 9 लाख, विच एवर इज हायर 9 लाख, तो बी के लिए तो 9 लाख आ जाएगा, और ए के खुद के लिए फॉर ए द ओरिजिनल इंपोर्टर, आधा तो उसके पास है ना गुड्स, तो वो भी तो रिमूव करेगा ऑन रिमूवल, तो उसके लिए वैल्यू क्या निकालेंगे, उसके लिए वैल्यू निकलेगा 50% ऑफ द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी कि 5 लाख ईच निकलेगा, उसके केस में कोई सेल प्राइस नहीं आता क्योंकि वो तो ओरिजिनल इंपोर्टर है, उसको कोई सेल प्राइस से लेना देना नहीं है, आए समझ में, एंड प्लस अदर टैक्सेस। और लास्ट पॉइंट लेते हैं, और वो ऐसा है कि ए जो है ए उसने बी को बेच दिया, ए सेल्स टू बी फुल गुड्स, और वैसे भी फिर पार्ट में भी ले सकते हैं, ए सेल्स टू बी एट 13 lakhs, B sells
टू सी एट 20 lakhs, और अब वैल्यू निकालना है. अब सी रिमूव करेंगे फॉर होम कंजम्पशन. सो वैल्यू फॉर सी विल बी 10 lakhs, द ओरिजिनल ट्रांजेक्शन वैल्यू, और द लास्ट प्राइस एट विच ही हैज परचेज्ड 20 lakh, विच एवर इज हायर, यानी कि 20 lakhs. हाँ, तो इतने पॉइंट्स है उसके अंदर. समझ में आए? जो इंपोर्टर है देखो बहुत सिंपल है, जो इंपोर्टर है वो खुद रिमूव करेगा, तो उसका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है जिसपे इंपोर्ट हुआ वही लेंगे अपन. ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसपे अपन नॉर्मली कस्टम ड्यूटी निकालते हैं वही लेंगे. नंबर 2, ए ने इंपोर्ट किया, बी को बेच दिया, फिर बी रिमूव कर रहा है, तो वैल्यू क्या लेंगे? जो ए का इंपोर्ट प्राइस है वो, या फिर ए ने बी को जो बेचा वो, विच एवर इज हायर, वो लेंगे. दूसरा कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, डी रिमूव कर रहा है फॉर होम कंजम्पशन, तो डी को ड्यूटी भरनी है, तो डी के लिए प्राइस क्या लेंगे? ओरिजिनल इंपोर्ट प्राइस ऑफ ए और द लास्ट प्राइस एट विच ही हैज परचेज द गुड्स, विच एवर इज हायर. बहुत सिंपल. और पार्ट में अगर बेचोगे तो प्रोपोर्शनेट ले लेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो ओरिजिनल है उसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे. गॉट इट? सिंपल. फिर एग्जेम्पशन दिया है बाद में. एग्जेम्पशन यानी ये इंटीग्रेटेड टैक्स एग्जेम्पशन है. देयर विल बी नो इंटीग्रेटेड टैक्स, नो आईटी. गुड्स इंपोर्टेड बाय डेवलपर और सेज, डेवलपर ऑफ होना चाहिए, ऑफ सेज और यूनिट इन सेज. डेवलपर होता है और यूनिट्स होते हैं उसके अंदर, दोनों को एग्जेम्पशन है. अगर वो इंपोर्ट करते हैं कोई भी गुड्स बाहर से तो उनको इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं लगेगा. बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी लेकिन नो इंटीग्रेटेड टैक्स. ओके, समझ में आया? तो इंटरेस्टिंग है, नो इंटीग्रेटेड टैक्स. देन नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉम्पनसेशन सेस. 3(9) में लगता है. दिस इज डिक्टो कॉपी ऑफ आईटी. जो इंटीग्रेटेड टैक्स है उसका कॉपी है. सिर्फ फर्क यह है कि डोमेस्टिक जो गुड्स है, जैसे कि पेन अगर मैं इंडिया में बेचता हूं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, अगर इस पर सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है तो फिर कस्टम में भी अपन सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स लगाएंगे. यानी जो अपने को काउंटरवेल करना है वो सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स का करेंगे, जो कि नॉर्मली होता है. लेकिन अगर ये गुड्स इंडिया में बिकता है और उस पर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी लगता है, जो कि बहुत कम गुड्स पे है लेकिन लगता है मान लो, तो फिर इंपोर्ट के टाइम पे अपन दोनों का काउंटरवेल करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स का भी और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का भी. तो ऐसा है. और कॉम्पनसेशन सेस के रूल्स बिल्कुल सेम है, जैसे अपन ने आईटी का देखा वैसे इसका है, सेम टू सेम, बिल्कुल कॉपी, जिसको कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से. और इसमें भी वही है, वैल्यू में भी वही है कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैल्यू लो ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल या टैरिफ वैल्यू एज ए केस में भी, और उसके अंदर सारे बाकी जो ड्यूटीज है वो सब ऐड कर दो, एक्सेप्ट इंटीग्रेटेड टैक्स एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस. इन दोनों को छोड़ के बाकी सब ऐड कर दो. और इसमें भी वही दिया है कि अगर वेयरहाउस में आपने रखा और वेयरहाउस में किसी और को बेच दिया और फिर उसने जाके क्लियर किया, तो फिर वही या तो ओरिजिनल इंपोर्ट प्राइस या फिर ये जो रीपर्चेज हुआ है उसका प्राइस, विच एवर इज हायर. सेम टू सेम. प्रोविजोस भी सेम है, ठीक है. और एग्जेम्पशन भी सेम है. अब यहां दिया नहीं है लेकिन वो सेम ही है, क्योंकि वहां लिखा था ना एसईजेड को दोनों में एग्जेम्पशन है, इंटीग्रेटेड टैक्स में भी और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस में भी. तो अगर वो इंपोर्ट करते हैं एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर, तो उनको ना तो इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा ना जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगेगा. ये सब के भी हम प्रॉब्लम देखेंगे तो समझ में आएंगे आपको कैसे कैलकुलेट करते. एक बार वो देख लिया तो फिर बहुत सिंपल लगेगा. फिर उसके बाद एक होता है ड्यूटी, एनसीसीडी कहते हैं इसको, नेशनल कैलामिटी कॉन्टिंजेंट ड्यूटी. उसका फुल फॉर्म लिख दो, नेशनल कैलामिटी कॉन्टिंजेंट ड्यूटी. ये क्या होता है कि बहुत साल पहले ये जो अर्थक्वेक वगैरह और ये सब आते रहते हैं ना, कभी अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ जाता है, ये वो नेचुरल कैलामिटीज बहुत होती है नेशनल लेवल पे, तो उसके लिए एक फंड बनाया गवर्नमेंट ने, नेशनल कैलामिटी कॉन्टिंजेंट फंड करके. और ये एक ड्यूटी लगाया है जो
ऐसी चीज जो कि वैसे भी गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करता, जैसे टोबैको वगैरह, तो इसके ऊपर उन्होंने ड्यूटी लगा दिया है कि अगर इंपोर्ट होंगे चीजें तो उस पर ड्यूटी लगा दो एट डिफरेंट रेट्स, और उससे जो पैसा कलेक्ट होगा वो फंड में जाएगा और वहां से फिर उसको यूज करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। तो वो उसका पर्पज है। तो वो लिखा है शॉर्ट में, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बहुत ही छोटा, इस पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम में अगर दिया रहेगा कि एनसीसीडी एट द रेट ऑफ 2%, लगा देंगे अपन एनसीसीडी एट द रेट ऑफ 2%। एंड उसमें से वो ये याद रखो एक ओवरव्यू के किस किस पे लगता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक आदि आ सकता है एमसीक्यू वगैरह। पान मसाला, च्यूइंग टोबैको, सिगरेट्स, पॉलिएस्टर यार्न, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा, ranging from 1 to 45% in different categories. फिर उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है कि levied on very few products, ये एक्सपोर्ट उल्टा, अभी तक हम इंपोर्ट ड्यूटी देख रहे थे, अभी एक्सपोर्ट ड्यूटी है। बहुत ही कम गुड्स है जिसके ऊपर लगता है, जैसे यहां दिया है कि हाइड स्किन्स, लेदर, स्नेक स्किन हाइड्स एंड फर लैम्ब स्किन्स, ये चीजें अगर एक्सपोर्ट होंगी इंडिया से तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। बाकी देयर इज नो ड्यूटी ऑन एनी अदर प्रोडक्ट। अब ये एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो कहां दी रहती है, इसके रेट्स जो है ये दिए रहते हैं गिवन इन शेड्यूल 2 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। तो कस्टम्स टैरिफ एक्ट में जो शेड्यूल 1 है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी रेट्स है, और जो शेड्यूल 2 है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी के रेट्स है। बहुत सिंपल। फिर उसके बाद एक सरचार्ज ऐड हुआ है फाइनेंस एक्ट 2018 से, और इसको कहते हैं सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन इंपोर्टेड गुड्स। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, नए नए नाम से पैसे लेने के तरीके हैं गवर्नमेंट के। तो उसमें लिखो क्या लिखता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज लेविड ऑन गुड्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी इंपोर्टेड गुड्स, being the goods imported into India, and its purpose is to fulfill the commitment of the government to provide and finance education, health and social security. इधर इनकम टैक्स में इसी को अलग नाम से लगाए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से लगाए, और यहां पर इनकम टैक्स में 4% लगाए फाइनेंस एक्ट 2018 ने, और कस्टम में इसको नाम दिया है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ओके, और इसका पर्पस क्या है, जो गवर्नमेंट को सब स्टेट गवर्नमेंट वगैरह लोकल स्कूल कॉलेजेस चलाने पड़ते ना, और हेल्थ इंस्टीट्यूशंस एंड अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, तो उसके लिए इसका रेट है 10%। रेट ऑफ सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज 10% ऑन द एग्रीगेट ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस एंड सेसेस which are levied and collected by the government under section 12 of the Customs Act and some chargeable on the goods under any other law for the time in force as in addition to and in the same manner as duty of custom। ये जैसे इंटीग्रेटेड टैक्स में देखा, ये भी वही है कि जितने भी ड्यूटीज है वो सबको मिला दो, लेकिन फिर एक्सेप्शन दिया है बट नॉट इंक्लूडिंग। क्या क्या, तो जो स्पेशल ड्यूटीज हम देखने वाले हैं, ऑक्सिलरी ड्यूटीज कहते हैं, आगे आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा ये सब क्या है नेक्स्ट लेक्चर में। सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 9, ये सब्सिडीज के ऊपर लगता है, अभी नहीं समझेंगे, ये अपन अगले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे इन सबको। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज इटसेल्फ, तो इनको हटाकर, इनको इनके ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज मत लगाओ, इनको हटा दो, बाकी जितने भी ड्यूटीज है उन सब पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। लेकिन सवाल आया कि इंटीग्रेटेड टैक्स पे लगेगा क्या। इंटीग्रेटेड टैक्स में बोला है कि सब मिला के इंटीग्रेटेड टैक्स लगाओ, और सोशल वेलफेयर सरचार्ज में बोलता है कि सब मिलाकर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाओ। यानी जब तक इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा नहीं तब तक सोशल वेलफेयर सरचार्ज के लिए वैल्यू नहीं मिलेगा, और जब तक सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगेगा तब तक इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए वैल्यू नहीं मिलेगा। मैथमेटिकल प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने एक एग्जेम्पशन दिया। एग्जेम्पशन क्या दिया, देखो नोटिफिकेशन नंबर 13/2018 में उन्होंने बोला कि SWS यानी ये जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है विल नॉट बी लेवीड ऑन इंटीग्रेटेड टैक्स
एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। तो इन दोनों के ऊपर नहीं लगेगा। तो अपन क्या करेंगे कि पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, उसके बाद बाकी जो भी ड्यूटीज है जैसे एनसीसीडी हो गया वगैरह वो लगा देंगे, उसके बाद ये उसको टोटल मार के उस पे लगा देंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और ये ऐड करने के बाद फिर जो बचेगा, जो टोटल आएगा, उस पे लगाएंगे इंटीग्रेटेड टैक्स एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस इफ एनी। ऐसा है। और दूसरा पॉइंट बोला है कि गुड्स विच वर हिदरटू यानी अप टिल नाउ exempted from education cesses will continue to be exempt from this surcharge also। तो अभी क्या है कि फाइनेंस एक्ट 2018 ने क्या किया है कि एजुकेशन सेस पहले लगता था लास्ट ईयर तक, एजुकेशन सेस एट 2% एंड स्पेशल एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस एट 1%, टोटल मिला के 3% था, उनको हटा दिया और उनकी जगह पे ये सरचार्ज लेके आए, रिप्लेस बाय दिस सरचार्ज। तो जो पुराने एग्जेम्पशंस थे एजुकेशन सेस से, अब दिया होंगे गवर्नमेंट ने किसी को एग्जेम्पशन कि एजुकेशन सेस नहीं लगेगा, तो उनको सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी नहीं लगेगा। ओके, तो दैट एग्जेम्पशन विल कंटिन्यू। इन एडिशन सर्टेन स्पेसिफाइड गुड्स अट्रैक्ट दिस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 3% ऑफ द एग्रीगेट ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स ओनली, यानी 10% को रिड्यूस करके 3% तक भी किया है। उसका एक लंबा नोटिफिकेशन है। अब उसमें बहुत सारे गुड्स है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स है, जिसपे 10% की जगह सिर्फ 3% से लगेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि लोग चिल्लाते ना कि पुराना एजुकेशन से तो 3% लग रहा था, अब ये नया आपने 10% लगा दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो ठीक है, उसको हम कम करके 3% ही कर देते हैं। तो बहुत सारे गुड्स है जिसपे उन्होंने 3% कंटिन्यू किया है। आगे चल के धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते फिर 10% पे लेके आ जाएंगे। And the social welfare surcharge on imported goods shall be in addition to any other duty of custom or tax or cess chargeable on such goods under the Customs Act or any other law for the time in force। तो ये तो लिखना ही पड़ता है, that is in addition to and not in replacement of। यानी आप ये मत समझो कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज बीसीडी के बदले लगेगा, नो, बीसीडी वगैरह बाकी सब ड्यूटीज तो लगेंगी ही, उसके अलावा ये भी लगेगा। तो इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है लॉ में, दैट इट इज इन एडिशन टू। तो लोग कहेंगे कि ये लग रहा है तो फिर वो नहीं लगेगा। एंड द प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयरअंडर इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू असेसमेंट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, रिफंड्स, एग्जेम्पशंस, इंटरेस्ट, अपील्स, ऑफेंसेस, पेनल्टीज शाल, और ये भी इंक्लूडिंग बोला है, यानी ये लिस्ट अभी कंप्लीटेड नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है। शाल so far as may be apply in relation to levy and collection of social welfare surcharge on imported goods as they apply in relation to levy and collection of duty of custom। यानी ये भी टेक्निकल है, कस्टम्स एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं रिगार्डिंग असेसमेंट, लेवी, नॉन लेवी, एग्जेम्पशंस, इंटरेस्ट वगैरह 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 एंड एवरीथिंग, मीन्स इनडायरेक्टली स्पीकिंग द होल कस्टम्स एक्ट as it applies to custom duty will also apply to this surcharge। सिंपल। और उसके बाद एक और इस साल 2018 में इंक्लूड हुआ है और वो है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। अब अच्छी बात यह है कि ये बहुत कम गुड्स पे है, सभी गुड्स पे नहीं है, बट ये भी आया है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के नाम से। तो वहां देखो क्या बोलता है, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इज लेविड ऑन द गुड्स स्पेसिफाइड इन 6th शेड्यूल, वो नीचे दिया है, बीइंग गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया at the rate specified in the said schedule for the purpose of financing infrastructure projects। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा कलेक्ट करने के लिए ये सेस। और ये पैराग्राफ तो फिर से वही है कस्टमरी कि इट इज एन एडिशन टू अदर ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, और उसके अलावा प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट वही जैसे ऊपर देखा रिगार्डिंग लेवी, नॉन लेवी, असेसमेंट वगैरह सब विल अप्लाई। The provisions of the Customs Act will apply as if this is a customs duty। हालांकि कस्टम ड्यूटी नहीं है,
लेकिन उसको ऐसे ही मानेंगे कि एज इफ इट इज कस्टम्स ड्यूटी, और कस्टम्स लॉ के जितने प्रोविजंस है वो सब उसको एप्लीकेबल रहेंगे। और किस किस पे लगाए देखो, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, पेट्रोल पे 8 रुपए पर लीटर के हिसाब से लगाए इफ पेट्रोल इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया, और डीजल इंपोर्ट होगा तो उस पर भी 8 रुपए पर लीटर, ह्यूज अमाउंट। आप एक्चुअली जो पेट्रोल इंडिया में खरीदते हो ना, जैसे हमारे नागपुर में तो अभी 80 रुपए चल रहा है, तो उसमें मान लो कि 40-50% के आसपास तो टैक्सेस ही है, बल्कि ज्यादा भी हो सकता है, 50 से 55% टैक्सेस में जाता है, और एक्चुअल जो पेट्रोल हम ले रहे हैं उसकी कीमत सिर्फ 45 से 50% के बीच में होती है, बाकी सब ये टैक्सेस है। आए समझ में? वेरी गुड। फिर देखो ये सैंपल ड्यूटी कैलकुलेशन जो है ना, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सा टैक्स कैसे लगेगा और कब लगाना, इसका सीक्वेंस यहां याद रखना है आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ टू कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी पेएबल ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। केस 1 है वे प्रोडक्ट अट्रैक्ट्स आईजीएसटी बट नो सीवीडी। सीवीडी है ना, सीवीडी ऑफ एक्साइज, सीवीडी ऑफ एक्साइज नहीं है, आईजीएसटी है, जो कि अभी नॉर्मली गुड्स पे होगा क्योंकि एक्साइज तो खत्म हो गया है इंडिया में, और जीएसटी में कवर्ड है। जैसे पेन है तो इंडिया में इस पे एक्साइज नहीं लगता, सिर्फ जीएसटी लगता है, तो जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो उस पे आईजीएसटी को काउंटेबल करेंगे और एक्साइज को काउंटेबल करने की जरूरत नहीं है ना। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कैलकुलेशन। तो सबसे पहले असेसेबल वैल्यू ले लेंगे। दिस असेसेबल वैल्यू मीन्स द ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 14(1) और टैरिफ वैल्यू अंडर सेक्शन 14(2) एज द केस में भी, जो भी लगता होगा वो हमने निकाल लिया 1 लाख। फिर सबसे पहले उसमें बीसीडी ऐड करेंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो कि ओरिजिनल है, सेक्शन 12 में लगती है। ओके, बेसिक कस्टम ड्यूटी सबसे पहले ऐड कर देंगे। फिर एसडब्ल्यूएस जो है वो निकालेंगे। एसडब्ल्यूएस यानी कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज। और एक बात यहां मिस्टेक मत करना, दिस इज 10% ऑफ असेसेबल वैल्यू और 10% ऑफ टैक्सेस। तो याद रखो कि ये जो है ये 10% ऑफ टैक्सेस होता है। मान लो कि अब यहां और भी कोई टैक्सेस है, लाइक एनसीसीडी वगैरह होगा, तो वो पहले ऐड करेंगे, बीसीडी उसके बाद एनसीसीडी, फिर बीसीडी और एनसीसीडी को ऐड करके उसके ऊपर फिर अपन निकालेंगे एसडब्ल्यूएस। तो दिस इज देखो 10% ऑफ बी यानी कि 10% ऑफ कस्टम्स ड्यूटीज, उस पे लगा देंगे एसडब्ल्यूएस। फिर निकालेंगे आईजीएसटी। तो आईजीएसटी है ना आईटी, बेसिकली इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो टैक्स पे टैक्स नहीं है, वो टोटल वैल्यू पे है। देखो तो यहां ये मिस्टेक मत करना एग्जाम में। ये सरचार्ज जो है वो टैक्स के ऊपर होता है, इट इज अ सरचार्ज ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर सरचार्ज। लेकिन ये जो है आईटी या आईजीएसटी जो भी आप बोलो, दिस इज ऑन होल वैल्यू। तो इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू भी आएगा ए, प्लस बीसीडी भी आएगा, प्लस एसडब्ल्यूएस भी आएगा, यानी ये तीनों का जो टोटल है उसके ऊपर लगेगा इंटीग्रेटेड टैक्स। आए समझ में? सो ऑल दीज पॉइंट्स हैव टू बी रिमेंबर्ड फॉर ऑल टाइम्स। दिस इज वेरी क्रूशियल। इंटीग्रेटेड टैक्स जो है वो टोटल वैल्यू पे होता है। सो दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, ये तीनों को मिला के उस पे लगा है। रेट तो एग्जाम में दिया रहेगा, रेट आपको रटने का नहीं है, रेट को रटने का नहीं है। फिर ये जो टोटल आएगा ये सब मिला के, तो ये पूरा ऐड करके, यानी ये बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस प्लस आईजीएसटी, तो इसको कहते हैं अपन टोटल ड्यूटी पेएबल। तो ये सब मिला दो, तो दिस इज द टोटल ड्यूटी ऑफ कस्टम दैट यू विल पे। और उसको अगर अपन कंपेयर करें, ये लास्ट सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिया है कि असेसेबल वैल्यू से अगर कंपेयर करें तो वो आ गया 24.32%, यानी दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ऑन एनी काइंड ऑफ गुड्स। जैसे ये गुड्स है तो उस पर इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आ रहा है 24.32%।
देन सेकंड केस है कि वेयर प्रोडक्ट डज नॉट अट्रैक्ट सीवीडी बट अट्रैक्ट आईजीएसटी एज वेल एज कॉम्पनसेशन सेस। तो आईजीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस दोनों लग रहे हैं, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, असेसेबल वैल्यू तो पहले अपन निकालेंगे, फिर उसमें सबसे पहले बीसीडी ऐड करेंगे, फिर बीसीडी के ऊपर एसडब्ल्यूएस निकालेंगे 10% ऑफ बी, तो 10,000 रुपए आ गया, फिर उसका 10% यानी 1,000 ही आ गया। ठीक है, फिर आईजीएसटी जो है वो सबके ऊपर लगेगा, तीनों के टोटल पे, उस पर आईजीएसटी लगा देंगे ए प्लस बी प्लस सी का 12%। सिमिलरली ये जो कॉम्पनसेशन सेस है वो भी लग जाएगा सेम ए प्लस बी प्लस सी के ऊपर। आईजीएसटी के ऊपर कॉम्पनसेशन सेस नहीं आता, याद रखो, ए प्लस बी यानी बीसीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, ये तीनों को मिला के उस पर 10%, ये रेट दिया रहेंगे एग्जाम में, सो डोंट वरी, वो लगा देंगे और फिर इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। टोटल ड्यूटीज, तो टोटल ड्यूटीज विल बी ऑल दीज, इसको ऐड अप कर दो तो आपको मिलेगा 35,420। फिर एक केस है कि जहां सीवीडी और आईजीएसटी दोनों लग रहा है, हालांकि ये रेयर ऑफ द रेयर है, ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकल में, क्योंकि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह है उस पर जीएसटी नहीं है, उस पर सीवीडी लगेगा। तो जिस पे सीवीडी है उस पर आईजीएसटी नहीं है, जिस पे आईजीएसटी है उस पर सीवीडी नहीं है। नॉर्मली सीवीडी है ना, सीवीडी ऑफ एक्साइज, क्योंकि इंडिया में या तो एक्साइज लगेगा या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा, तो कोई भी एक लगता ना, लेकिन थियोरेटिकली दिया है, अगर आ गया एग्जाम में तो कैसे करना, दिस इज थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो उसमें असेसेबल वैल्यू लेंगे, फिर बीसीडी निकालेंगे, फिर उसमें पहले अपन सीवीडी को ऐड करेंगे। ये सीवीडी ये सिर्फ समझाने के लिए कि सीक्वेंसिंग कैसे होगा इसलिए दिया। पहले सीवीडी आएगा, सीवीडी ऑफ एक्साइज 12% ऑफ ए प्लस बी यानी वैल्यू पे लगता है, सीवीडी इज ऑन वैल्यू, जैसे आईजीएसटी भी वैल्यू के ऊपर है तो वैसे ये वैल्यू के ऊपर, तो वो लग जाएगा। फिर ये जो दोनों का टोटल है इस पे लगाएंगे अपन सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो सोशल वेलफेयर सरचार्ज इज ऑन टैक्स, तो उसमें टैक्स यानी क्या, ये दोनों का टोटल, बीसीडी और सीवीडी का टोटल, उसके ऊपर एसडब्ल्यूएस। ठीक है, यानी कि 10% ऑफ 23,200। फिर आईजीएसटी आएगा, तो आईजीएसटी सबके टोटल पे आएगा, असेसेबल वैल्यू प्लस बीसीडी प्लस सीवीडी प्लस एसडब्ल्यूएस, सबको मिलाओ, उसके ऊपर आईजीएसटी आएगा काउंटेबली, और फिर टोटल निकाल लो। Got it? और सीवीडी आईजीएसटी एंड कॉम्पनसेशन से सब लग रहा है अगर, तो उसमें भी सबसे पहले अपन असेसेबल वैल्यू लेंगे, पहले बीसीडी लगाएंगे, फिर सीवीडी लगा देंगे, इन दोनों के टोटल पे सीवीडी आ जाएगा। फिर बीसीडी और सीवीडी का जो टोटल है टैक्स का, उसके ऊपर अपन निकालेंगे एसडब्ल्यूएस, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाएंगे, फिर पूरे वैल्यूज के ऊपर मिला के आईजीएसटी और कॉम्पनसेशन सेस लगाएंगे, और फिर सबका टोटल मार देंगे तो अपने को मिलेगा टोटल ड्यूटी पेएबल, और उसका इफेक्टिव रेट भी आप निकाल सकते हो। आए समझ में? तो ऐसा है। तो यहां अपन ब्रेक लेंगे और फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। ऑक्सिलरी ड्यूटीज जो है, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग वगैरह, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।